हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। सीटेट में पेपर 2 में जिनका एसएसटी सब्जेक्ट है, मैंने बताया था उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ का पढ़ना पड़ेगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दी है। आज के इस वीडियो से क्लास 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। सीटेट में एसएसटी से आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 40 नंबर का आपका कंटेंट होता है। यही एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाता है। एग्ज़ाम तक मैं आपका क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करवा दूंगी। साथ ही में उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक का देखिए, फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। यहाँ पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वहाँ से एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर पर्यावरण क्या है। कक्षा में एक रवि नाम का लड़का है, उसने शिक्षक से पूछा पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वही पर्यावरण है। तो यहाँ पर देखिए रवि ने क्या समझा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है। हमारे पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें आती हैं, स्कूल, भवन, कूड़ा करकट, प्राकृतिक चीज़ें, बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। शिक्षक ने कहा, जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताबें आदि। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुएं भी आ जाती हैं और मानव निर्मित वस्तुएं भी आ जाती हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पीने को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव बहुत अधिक प्राकृतिक चीज़ों का दोहन करता है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिसके कई कारण हैं। जैसे बहुत सारे कारखाने हो गए और बहुत सारी गाड़ियाँ जिनसे खराब खराब धुआं निकलता है। मानव कार, मिल, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है जो यहाँ पर, इकबाल नाम का एक लड़का है, उसने अपने शिक्षक से पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। अब देखिए हमारी ज़रूरतें जो हैं प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। पहले कितने कम सीमित साधन थे, रोज़ का रोज़ बढ़ते जा रहे हैं साधन, और हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए यहाँ पर पर्यावरण के घटक दिखाए गए हैं चित्र के माध्यम से। काफ़ी अच्छा फिगर है ये। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए पर्यावरण के घटक, धर्म, शैक्षिक, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति, समुदाय मतलब समाज हो गया आपका, परिवार, एक व्यक्ति, और ये सभी मानव के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। और पर्यावरण के घटक देखिए, मानव पर्यावरण के घटक के अंतर्गत ही आता है। साथ ही में प्राकृतिक चीज़ें भी देखिए यहाँ पर दी हुई हैं। आपका वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, सजीव जैव मंडल हो गया। साथ ही में देखिए मानव निर्मित चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। पार्क हो गए आपकी, इमारतें, पुल, सड़क, इमारत, उद्योग, ये सभी चीज़ें आपकी आ जाती हैं पर्यावरण के घटक के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे शिक्षक ने जो उत्तर दिया था कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, जो हमारा पर्यावरण बदल रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। साथ ही में देखिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को घरों की ज़्यादा आवश्यकता हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो पेड़ जो होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण ही तो हैं, तो इसको हम नष्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मानव अपनी ज़रूरतों के लिए नष्ट कर देता है, जो प्रकृति ने हमको दी हुई हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हों, चाहे स्थान हो या वस्तुएं हों, ये सब आ जाते हैं आपको देखिए प्रकृति का पर्यावरण, इन सभी चीज़ों को कहते हैं। साथ ही में देखिए यहाँ पर जीवी और अजीवी, सजीव प्राणियों का संसार जो होता है, जैसे पादप एवं जीव जंतु, जिसमें सजीव प्राणी आते हैं वो आपका जीवी हो जाता है, और अजीव जिसमें निर्जीव प्राणी आते हैं, जैसे आपका स्थल हो गया, तो अजीवी के अंतर्गत आ जाते हैं आपके निर्जीव पदार्थ। ये भी याद रखिएगा। प्राकृतिक जो आपका पर्यावरण होता है, उसमें पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। हमारे पर्यावरण में देखिए सजीव प्राणी भी हैं, निर्जीव चीज़ें भी हैं, तो दोनों चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होती हैं। आगे बढ़ेंगे। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। दो प्रकार के पर्यावरण आपने पढ़ा, एक प्राकृतिक हो गए, एक मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में जिनका निर्माण मानव ने किया है वही सम्मिलित होता है। मानव की गतिविधियां, मानव की परस्पर क्रियाएं, मानव द्वारा निर्मित चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। जबकि प्राकृतिक पर्यावरण में जीवी और अजीवी दोनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं।
यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फ्रेंच शब्द से हुई है। एनवायरोनेर इसी कहेंगे या इसी को कह देंगे एनवायरोनेर। नेक्स्ट है देखिए प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आप पहले से ही परिचित हैं, पहले के चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको देखिए बताया है, स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल, ये सभी चीज़ें मैं आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। जिसने भी देखा होगा उन्हें मालूम होगा, जिसने नहीं देखा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से वो लोग देख सकते हैं। तो ये जो आपकी पृथ्वी की ठोस परपटी होती है, ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की परत पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो देखिए स्थलमंडल वो है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर वन पाए जाते हैं, कृषि भी स्थलमंडल में की जाती है, साथ ही में विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा भी पाई जाती हैं। तो ये हो जाता है आपका स्थलमंडल। ये देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है आपका स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल, सभी चीज़ें अलग अलग देखिए यहाँ पर दिखाई गई हैं। स्थलमंडल में सभी क्रियाएं हमारी होती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, खेती होती है, घर बनते हैं, ये सभी होता है आपका स्थलमंडल के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है, जहाँ पर भी आपका जल का क्षेत्र पाया जाता है, जैसे आपके समुद्र हो गए, नदियाँ हो गई, तो ये आपका हो जाता है जल क्षेत्र। ये जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जहाँ जहाँ भी आपका जल पाया जाता है वो आपका क्या हो जाता है, जलमंडल। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। बिना जल के कोई जीवित नहीं रह सकता, तो सभी प्राणियों के लिए जल आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। पृथ्वी का देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो थमे रहते हैं। साथ ही में देखिए जो वायुमंडल होता है ये सूर्य से झुलसाने वाली गर्मी, अगर सीधे सूर्य की किरणें आकर हम पर पड़ जाएं तो ये इसकी जो गर्मी होगी वो झुलसा देगी। तो वायुमंडल से होकर आती हैं, तो उससे झुलसाने वाली सूर्य की गर्मी से हानिकारक किरणें जो आती हैं, ओजोन परत देखिए बीच में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो, बहुत सारी बीमारियां हो उससे। तो ये वायुमंडल ही में ही ओजोन परत आपकी पाई जाती है। तो ये वायुमंडल ही देखिए हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है जो सूर्य के द्वारा नीचे नहीं आ पाती हैं। इसमें वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने के समय मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जब भी वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो आपके मौसम और जलवायु दोनों ही बदल जाते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैवमंडल की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, देखिए आपके पादप आ गए, जीव जंतु आ गए, ये सभी सजीव संसार का मतलब इसके अंतर्गत सजीव चीज़ें आती हैं, वो आपका हो जाता है जैवमंडल। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वही होता है आपका जैवमंडल। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। तो पारितंत्र आपका वो हो जाता है जिसमें जितने भी जीवधारी हैं, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण में जो भी उसकी भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उसमें निवास करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पारितंत्र देखिए आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, जैसलमेर। जैसलमेर जो है वो आपका रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर ऊँट, रेगिस्तानी इलाके में ऊँट ही ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऊँट ज़्यादा पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जैसलमेर आपका रेगिस्तानी इलाका है। जैसलमेर आपका है कहाँ, ये आपको कमेंट करके बताना है। ईवीएस की एनसीईआरटी वाली बुक में मैंने आपको पढ़ाया भी है, जैसलमेर से संबंधित एक प्रश्न था उसमें, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जैसलमेर है कहाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। एक देखिए वस्तु विनिमय पद्धति होती है, आगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव को
आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। देखिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मानव होते हैं, सभी अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। उनके आसपास जो चीज़ें होती हैं उनसे कुछ चीज़ें प्राप्त करते हैं, कुछ उनको देते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सभी का अलग अलग पारितंत्र हो सकता है। सभी जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और सभी अपने आसपास के पर्यावरण के साथ मिलकर जो संबंध स्थापित करते हैं वही आपका कहलाता है पारितंत्र। नेक्स्ट देखिए देख लेते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग के जो मानव थे उनका जीवन काफ़ी सरल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा देखिए पहले सुविधाएं नहीं थी। छोटी छोटी उनकी आवश्यकताएं थी और अपने आसपास के पर्यावरण से ही पूरी हो जाती थी। जो भी उनके आसपास पर्यावरण था, फल फूल खाकर और जो भी खेती कर लेते थे थोड़ी बहुत, उनसे ही उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन आजकल देखिए कितना ज़्यादा विकास हो गया है, इंसान की रोज़ का रोज़ ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर देखिए दिया भी हुआ है कि समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए हैं। उसमें फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। तो पहले जब स्टार्टिंग में लोग थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली और जितना उनको ज़रूरत थी उतनी ही चीज़ें उगाते थे। धीरे धीरे इसी का विकास हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। तो देखिए पहले आपकी बैलगाड़ियाँ चलती थी, ऊँट गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ चलने लगी हैं। पहले इंसान को जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही अन्न उपजाया जाता था, लेकिन अब देखिए आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया जाता है ताकि उसका क्रय विक्रय किया जा सके। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान की ज़रूरतें बढ़ी हैं। तो ज़रूरतें बढ़ी हैं तो उसको पैसे की ज़रूरत है, और पैसे की ज़रूरत है तो उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी वैसे वैसे चीज़ों का विकास हुआ, परिवहन ज़्यादा तेज़ी से विकसित हुआ। अब देखिए कितनी दूर दूर से चीज़ें एक दूसरे जगह से आ जा सकती हैं। सूचना क्रांति भी देखिए पूरे विश्व में आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई भी चीज़ एक जगह से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। तो अब देखिए ज़रूरतों के हिसाब से कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर विकसित हो गई हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपनी छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थान पर जाएंगे वहाँ के दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाइए। तो देखिए मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। नूरी नाम की एक लड़की है, वो मिजोरम की रहने वाली है और वो स्कूल में पढ़ती है। तो यहाँ पर मिजोरम में देखिए हमेशा हरियाली रहती है, इसी की बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। वस्तु विनिमय पद्धति में लोग वस्तु की अदला बदली करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आज हमें गेहूँ की ज़रूरत है, हमने किसी से 2 किलो 4 किलो जितना भी गेहूँ ले लिया और उसके बदले में उसको कोई दूसरी चीज़ दे दी, पैसे नहीं दिया, कोई दूसरी चीज़ दे दी, वही हो जाता है आपका वस्तु विनिमय पद्धति। इसको याद रखिएगा कि इसमें पैसे नहीं दिया जाता है, धन का प्रयोग नहीं किया जाता, चीज़ के बदले चीज़ दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी अपडेट उनको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।